चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, तो हमारे पास है 2 क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन को हमें आज सॉल्व करना है। ठीक है, और देखेंगे कि हम उस फॉर्मूले का जिस फॉर्मूले का यूज़ करके हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में टेम्परेचर का कन्वर्जन करते थे, उसका यूज़ करके इसको कैसे सॉल्व करते हैं। दोनों ही जो क्वेश्चन है वो उसी फार्मूले का यूज़ करके सॉल्व होगा। तो सबसे पहले फार्मूला क्या था ये देख लेते हैं। तो फार्मूला था C/5 इक्वल टू K माइनस 273/5 इक्वल टू A माइनस 32/180। ये हमारा फार्मूला था। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, पहले वाले क्वेश्चन को, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें एक ऐसा टेम्परेचर बताना है, हमें एक टेम्परेचर का ऐसा पॉइंट बताना है जहाँ पर हम सेल्सियस में नापे या फ़ारेनहाइट में नापे, दोनों जो पॉइंट है सेम है। दूसरे शब्दों में अगर मैं समझाना चाहूँ तो मेरे पास एक थर्मामीटर है, दो थर्मामीटर है समझ लीजिए। एक थर्मामीटर में जो रीडिंग आती है वो सेल्सियस में आती है, दूसरे थर्मामीटर में जो रीडिंग आती है वो फ़ारेनहाइट में आती है। ठीक है, तो पहले वाले अगर थर्मामीटर से मैं रूम का टेम्परेचर नापता हूँ तो मुझे कुछ रीडिंग मिलता है। ठीक है, मान लीजिए x मान लेते हैं उसको। अब मैं फ़ारेनहाइट वाले थर्मामीटर से भी रूम का टेम्परेचर लेता हूँ तो भी मुझे x डिग्री फ़ारेनहाइट मिलेगा, और मैं सेल्सियस वाले थर्मामीटर से अगर नापता हूँ तो मुझे कितना मिलना चाहिए, तो भी x डिग्री सेल्सियस मिलेगा। ठीक है, तो मुझे बताना है कि x का वैल्यू होगा तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे केल्विन वाला जो ये फॉर्मूला है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो इस वाले पार्ट की, दूसरी इस वाले पार्ट की। तो दोनों पार्ट को बस लेते हैं, बीच वाले पार्ट को छोड़ देते हैं। तो ये हमने इस वाले पार्ट को छोड़ दिया। यहाँ से लिखना स्टार्ट करते चलिए। C/5 इक्वल टू A माइनस 32/9। ठीक है, तो चलिए मैं मान लेता हूँ वो टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो x डिग्री सेंटीग्रेड या x डिग्री फ़ारेनहाइट है। जो टेम्परेचर इक्वल टू x है, वैल्यू उस टेम्परेचर वाले पॉइंट की कितनी है, x है। उसके बाद मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, c और f के जगह दोनों ही जगहों पे मैं x पुट कर देता हूँ। तो x/5 इक्वल टू x माइनस 32/9। ठीक है, इसको मैं और आगे सॉल्व कर लूँ तो क्या होगा, 9x इक्वल टू 5x माइनस 5 का ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 160। ठीक है, और मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 9x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 160, 4x इक्वल टू माइनस 160। और इसको और आगे सॉल्व करें तो हम पाएंगे x इक्वल टू माइनस 40, ये x की वैल्यू आएगी। तो अपना जो वैल्यू आया x का माइनस 40 आया। मतलब क्या है बोलने का कि माइनस, मैं अगर रूम का टेम्परेचर नापता हूँ या कोई भी ऑब्जेक्ट का या कोई लिक्विड का या जो भी बोलूँ, मैं उसका टेम्परेचर अगर सेल्सियस वाले थर्मामीटर से नापूं तो कितना आएगा, -40 डिग्री सेल्सियस। और मैं फ़ारेनहाइट वाले थर्मामीटर से भी नापूं तो भी उसका जो मुझे वैल्यू दिखाएगा वो -40 ही दिखाएगा, बस वो होगा फ़ारेनहाइट में। तो ये जो -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इन दोनों का ये जो 40 होगा वो यहाँ पे सेम होगा। ठीक है, किसी और के लिए ये सेम नहीं हो पाता। आप जब ऐसा पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे सेल्सियस और केल्विन के बीच, आपको अगर यही पूछ लेता क्वेश्चन में सेल्सियस
और यहाँ पे आपको केल्विन दे देता और आप ऐसा पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते तो कोई ऐसा पॉइंट मिलता ही नहीं, ऐसा कोई पॉइंट होता ही नहीं। आप एक बार फॉर्मूले में ट्राई कीजिएगा कि मैंने जो फार्मूला बताया था वहाँ पे आप C और K के जगह दोनों ही जगह X पुट करके देखिएगा कि क्या आता है, आपको कोई आंसर मिलेगा नहीं। ठीक है, आप जरूर एक बार ट्राई करें। तो हमने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच ऐसा टेम्परेचर ढूंढने की कोशिश की कि जहाँ पर दोनों ही सेम रीडिंग दिखाए, दोनों सेल्सियस वाला थर्मामीटर हो और फ़ारेनहाइट वाला थर्मामीटर हो, तो दोनों ही जो थर्मामीटर है वो सेम रीडिंग दिखाएगा। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए, फिर सेकंड वाले हम क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए पहले सॉल्व ही कर लेते हैं, फिर आप लिखना। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला है कि ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -183 डिग्री सेल्सियस है। तो मुझे इस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में बताना है कि कितना होगा। ये जो हमें सेल्सियस में दिया हुआ है इसको हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो फार्मूला क्या था, C/5 = F-32/9। तो ये जो है ये हमारा फार्मूला है और हमें आंसर निकालना है कि अगर हमें सेल्सियस में पता हो तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो C कितना है, -180 डिग्री 183 है, /5 = मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 183 -183 / 5 = 8-32/9। इसको और सॉल्व करूँ तो मुझे मिलेगा -183 × 9 / 5 + 32, मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, इसको मैं और आगे सॉल्व करूं तो मुझे लगभग मिलेगा, F का जो वैल्यू होगा वो मिलेगा -297 फ़ारेनहाइट। ये लगभग अप्रॉक्स इतना इसकी वैल्यू जो होगी मुझे मिलेगी। तो ये हो गया, अगर ये सेल्सियस में है तो ये उसका फ़ारेनहाइट में होगा उसकी वैल्यू। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि एक स्केल में अगर हमें टेम्परेचर पता हो तो हम दूसरे स्केल में टेम्परेचर निकाल सकते हैं। और इसके पहले मैंने आपको लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट पता हो तो उसका यूज़ करके नया स्केल बनाने की भी टेक्निक बताई थी कि कैसे आप नया स्केल बना सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आप एक नया स्केल डिज़ाइन कर सकते हैं। बस आपको वहाँ पे 2 पॉइंट की ज़रूरत होगी, एक होगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और एक होगा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो उसका यूज़ करके आप बना सकते हैं एक नया स्केल। ठीक है, आप इतना लिख लीजिए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कल हमने 3 स्केल के बारे में देखा था। एक था सेल्सियस स्केल, दूसरा जो था केल्विन स्केल था, और तीसरा जो स्केल था वो था हमारा फ़ारेनहाइट स्केल। यहाँ पे जो हमने लोअर पॉइंट देखा था, या जहाँ पे पानी जो है बर्फ में बदल जाता है, वाटर जो है आइस में बदल जाता है, वो जो पॉइंट था वो था 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें ये पॉइंट होता है 373 केल्विन, और इसमें नीचे वाला जो लोअर पॉइंट होता है वो होता है 273 केल्विन। इसमें मैं जो अपर पॉइंट देखूं और लोअर पॉइंट देखूं तो ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे होता है 32 फ़ारेनहाइट। हम अगर इन दोनों में देखें तो एक सिमिलैरिटी दिखेगी हमें। हम अगर इन दोनों में ही देखें तो हमें एक सिमिलैरिटी दिखेगी। वो सिमिलैरिटी क्या है कि ये यहाँ पे बराबर बराबर 100 भाग में डिवाइड है, ये भी यहाँ पे लगभग 100 भाग में डिवाइड है, और अगर इसको देखें तो ये लगभग 180 भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच ये 180 भाग में डिवाइड है, जबकि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच 100 भाग में डिवाइड है, और ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच ये भी 100 भाग में डिवाइड है। यानी कि इन दोनों ही स्केल में कुछ तो ऐसी बात है, कुछ ऐसा चीज है जो सिमिलर है। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा चीज है जो यहाँ पे डिफरेंस है। तो सेल्सियस और केल्विन में ऐसा क्या चीजें जो है जो सेम है। मैं 2 टेम्परेचर की बात करता हूँ। चलिए अभी मान लेते हैं कि आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। अब उस रूम का जो टेम्परेचर है हम बढ़ा देते हैं, 5 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ा देते हैं। बट 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो हमने जो लाया टेम्परेचर में जो डिफरेंस आया वो कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। अब अगर कोई कहे कि टेम्परेचर में 5 केल्विन का जो चेंज है आया है तो भी सही है। ठीक है, 5 केल्विन का जो चेंज है वो आया है बोले तो वो बात भी सही है। आप अगर इस वाले को केल्विन में चेंज करें, इस वाले को केल्विन में चेंज करें, तो आपको पता चलेगा कि केल्विन स्केल में भी 5 पॉइंट का ही चेंज आया है, जैसे यहाँ पे 5 पॉइंट का चेंज आया है। तो हम जब टेम्परेचर में जो चेंज करते हैं तो उसको सेल्सियस स्केल से देखें या केल्विन स्केल से देखें, दोनों में जब हम चेंज देखते हैं तो एक जैसा सिमिलर होता है। दोनों में जो पॉइंट होता है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो दोनों में ही सेम होता है। तो हम बोल सकते हैं 5 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया है या 5 केल्विन का चेंज आया है। यहाँ पे डेल टी क्या है, डेल टी है T2 माइनस T1। ये अगर T1 है ये T2 है तो यहाँ डेल टी क्या है, डेल टी है T2 माइनस T1। ठीक है, T2 माइनस T1, तो ये आ गया था 5 डिग्री सेल्सियस। मैं इसी T1 और T2 को केल्विन में चेंज करूं पहले, उसके बाद देखूं कि कितना चेंज आया है, तो 5 केल्विन ही मेरा आंसर आएगा। लेकिन यही चीज मैं फ़ारेनहाइट में देखूं तो 5 फ़ारेनहाइट नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा आंसर। अब कैसे चेक कर सकते हैं कि कितना आंसर आएगा? मैं पहले क्या कर सकता हूं कि ये जो डिग्री सेल्सियस में दिया है इसको मैं फ़ारेनहाइट में चेंज कर दूंगा, उसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी। इसको भी फ़ारेनहाइट में चेंज कर दूंगा, उसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी, और वहां से निकाल लूंगा T2 माइनस T1। तो मुझे डेल टी फ़ारेनहाइट में क्या है ये पता चल जाएगा। ठीक है, डेल टी जो है फ़ारेनहाइट में है क्या होगा ये मुझे
पता चल जाएगा। और वो जो है 5 नहीं होगा, वो कुछ और होगा। तो सिमिलर क्या है दोनों में कि हम टेम्परेचर का जब चेंज करते हैं तो दोनों में जो चेंज होता है, तो सामने जो पॉइंट लिखते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं केल्विन और सेल्सियस में, वो दोनों ही सेम होते हैं, लेकिन फ़ारेनहाइट के लिए ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। क्या देखेंगे? थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन ठीक है। तो जो थर्मल एक्सपेंशन है, अब इसमें हम 3 तरह के एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझिए कि मेरे पास एक रॉड है। ठीक है, रॉड है 1D, मैं 1D की बात कर रहा हूँ। पहले तो मैं 1D की बात कर रहा हूँ। समझिए कि ये एक रॉड है। अब आपने जनरली देखा होगा कि किसी भी चीज को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो हल्का सा फैल जाता है। ठीक है, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ज्यादातर चीजों में यही होता है कि वो फैल जाता है। हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो ऐसे ही मटेरियल के बारे में बात कर देंगे जो गर्म करने पे फैल जाता हो। ठीक है, अब मैं एक रॉड लेता हूँ, बहुत पतला पतला रॉड है लेकिन वो लंबा है। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर उसको गर्म करें तो क्या होगा। तो जब हम रॉड की बात करेंगे, अगर मेरे पास ये रहा एक रॉड, ठीक है, अगर मैं इसके एक्सपेंशन की बात करूंगा तो मैं उसको बोलूंगा लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो मैं अगर मेरे पास एक रॉड है, इसको गर्म करता हूं और इसके एक्सपेंशन की अगर मैं बात करता हूं तो मैं उसको बोलूंगा लीनियर एक्सपेंशन। दूसरा, अगर मेरे पास कोई 2D ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक स्क्वायर बोल दूं, यहाँ पूरे बीच में मटेरियल भरा हुआ, ऐसा नहीं है कि बीच से खाली है, वायर जैसा नहीं है, ये पूरा यहाँ पे मटेरियल भरा हुआ है, और मैं एक डिस्क की बात कर लूँ तो ये सब 2D ऑब्जेक्ट है, बीच में इसके मटेरियल भरे हुए हैं। ठीक है, तो मैं एरिया वाली बात करूँ, 2D की बात करूँ तो उसको मैं बोल दूंगा एरियल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्ड जो है, अगर मैं 3D ऑब्जेक्ट की बात करूं जिनको गर्म करने पर वो एक्सपैंड होता हो, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे कि मैं क्यूब की बात कर लूं, एक क्यूब की बात कर लेता हूं, तो उनके एक्सपेंशन की जब मैं बात करूंगा तो मैं उसको बोल दूंगा वॉल्यूम एक्सपेंशन, या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, तो वो हो गया वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये तीन टाइप के एक्सपेंशन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहला तो देख लेते हैं लीनियर एक्सपेंशन के बारे में। तो लीनियर एक्सपेंशन में क्या है कि मैंने एक रॉड लिया है, समझो, ठीक है, तो पहले देख लेते हैं लीनियर एक्सपेंशन। तो ये कोई रॉड है, इसका जो लेंथ है वो एल है, समझिए। अब इसके टेम्परेचर में मैं डेल टी का चेंज करता हूं
तो इसमें कुछ क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। अगर वो एक्सपेंशन डेल एल है, चलिए मान लेते हैं, पहले इसका लेंथ कितना था, एल था, अगर मैंने इसके टेम्परेचर में डेल टी का चेंज लाया तो एक्स्ट्रा इसका जो लेंथ बढ़ा वो है डेल एल। ठीक है, तो ये जो डेल एल है ये दो बातों पे डिपेंड करता है। डेल एल दो बातों पे डिपेंड करता है। ये करता है पहले बात डेल टी पे, कि हम जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाए उतना ज्यादा रॉड फैलेगा। लेकिन हम तभी तक के लिए बात कर रहे हैं जब इसका स्टेट चेंज ना हो। अगर ये सॉलिड है तो ऐसा नहीं कि ये लिक्विड बन जाए या गैस बन जाए, उतने टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं। हम तभी तक के लिए बात कर रहे हैं जब तक के लिए ये रॉड का रॉड रहे, सॉलिड का सॉलिड रहे। ठीक है, तो ये जो डेल एल है वो पहला तो डेल टी पे जो है डिपेंड करेगा। आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा इसका डेल एल भी बढ़ेगा। दूसरा ये डिपेंड करता है इस एल पर, जितना ज्यादा लंबाई के आप रॉड लोगे उतना ज्यादा इसमें जो एक्सपेंशन है वो भी होगा। जैसे कि आपने एक 5 मीटर का और एक 10 मीटर का रॉड ले रखा है, दोनों का स्टार्टिंग में टेम्परेचर है समझिए एक जैसा है। अब इनके टेम्परेचर में मैं सेम चेंज करता हूं, इनके टेम्परेचर को एग्जांपल के लिए 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूं तो जो ज्यादा फैलेगा, जिसके रॉड में ज्यादा एक्सपेंशन होगा वो 10 मीटर का रॉड होगा, ना कि 5 मीटर का होगा। इस एक्सपेंशन इसमें भी लेकिन ज्यादा किस में होगा, 10 मीटर वाले में, 5 मीटर वाले में कम होगा। तो ये दो बातों पे निर्भर करता है, दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो डेल टी पे, दूसरा जो है एल पे। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं मिला के लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, डेल एल प्रोपोर्शनल है किसके, एल डेल टी के। अगर ये मैं ये प्रोपोर्शनल हटा दूं, इक्वल लिखूं तो क्या लिखूंगा, यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसको मैं अल्फा बोल देता हूं, एल डेल टी। तो ये जो अल्फा है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जो अल्फा यहाँ पे आया है इसको हम बोल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अब ये अल्फा है क्या, ठीक है, हमें पता चल गया भाई कि डेल एल की वैल्यू कुछ ये 3 चीज है, ये कुछ रिलेशन आ गया, डेल एल की वैल्यू हमें पता चल गई। लेकिन ये अल्फा क्या है, ठीक है, अल्फा क्या है इसको अगर हमें समझना है तो सोचिए पहले। चलिए मैं क्या करता हूं, 1 मीटर लंबी रॉड ले लेता हूं। मैंने जो एल का वैल्यू है 1 मीटर ले लिया, और मैं जो इसके टेम्परेचर में चेंज करता हूं वो 1 डिग्री केल्विन का करता हूं। टेम्परेचर जो है 1 केल्विन का करता हूं। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बोलूं या 1 केल्विन बोलूं, अभी कुछ टाइम जस्ट पहले मैंने बोला, दोनों का ही जो मतलब है एक है। ठीक है, तो मैं 1 केल्विन भी बोल सकता हूं, 1 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकता हूं। अगर मैं दोनों को ही यहाँ पे पुट कर दूं तो मुझे क्या दिखेगा, ठीक है, तो मुझे दिखेगा, अगर मैंने क्या किया, ऐसा वैल्यू रखा तो मैं देख पाऊंगा कि अल्फा इक्वल टू डेल एल क्या आया। मतलब अल्फा क्या है, अगर हम 1 मीटर लंबी रॉड है उसके टेम्परेचर में 1 केल्विन का चेंज करते हैं तो अल्फा क्या होगा, वो अल्फा होगा कि उसमें कितना एक्सपेंशन हुआ है उस रॉड में। ये बात अल्फा बताएगा कि उसमें जितना एक्सपेंशन होगा वही अल्फा है। ठीक है, कब के लिए, लेकिन 1 मीटर लंबी रॉड हो और उसके टेम्परेचर में 1 केल्विन का चेंज हो, तब की ये बात है। ठीक है, तो ये अल्फा को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे एरियल एक्सपेंशन को।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अल्फा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अल्फा अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। अब मैं दो रॉड ले लेता हूँ अलग अलग मटेरियल का। अगर एक का अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है और एक के अल्फा की वैल्यू अगर कम है, तो जिसके लिए जिस रॉड के लिए अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी उसको अगर हम सेम टेम्परेचर उसका अगर बढ़ा दें, जब समझो कि 1 डिग्री अगर दोनों ही रॉड के लिए बढ़ा दें, तो होगा क्या कि जिसका अल्फा ज़्यादा होगा उसमें एक्सपेंशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमारा रॉड था एल, ठीक है। अब हमारे रॉड का लेंथ जो हो गया एल प्लस डेल एल हो गया। कब ऐसा हुआ? अगर टेम्परेचर इसका टी था, हमने टेम्परेचर में चेंज किया, टी प्लस डेल टी जब कर दिया तो क्या हुआ, इसके लेंथ में एल प्लस डेल एल हो गया, ठीक है। अल्फा किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे, ठीक है। अल्फा जो है कुछ हद तक टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही चेंज हुआ तो अल्फा की वैल्यू में भी चेंज होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर केस में आप देखेंगे, आपको जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो हो सकता है कि ज़्यादातर मटेरियल से रिलेटेड आपको पूछा जाए। या आप इतनी बात को याद रखिए कि जो मटेरियल है, डिफरेंट मटेरियल है, तो उसके लिए जो अल्फा की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसके आगे ही चलते हैं एरियल एक्सपेंशन पे। ठीक है, एरियल एक्सपेंशन अब देख लेते हैं। एरियल एक्सपेंशन को मैं इसको समझाने के लिए क्या कर लेता हूं, एक स्क्वायर ले लेता हूं। ये ले लिया मैंने स्क्वायर। समझिए कि टेम्परेचर T है, इसका जो एरिया है वो A है टेम्परेचर T पे। ये जो लेंथ है वो L है, ये जो लेंथ है वो भी L है। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूं तो क्या होगा, ये वाला जो लेंथ इधर दिख रहा है x डायरेक्शन में, ये भी बढ़ेगा, और ये जो y डायरेक्शन में दिख रहा है ये भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो है स्क्वायर है, ये फैलेगा, सभी डायरेक्शन में फैलेगा, ऊपर नीचे दाएं और बाएं ये फैलेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, T था, अब मैंने डेल टी और बढ़ा दिया तो इसका एरिया भी बढ़ जाएगा। चलो मान लेते हैं कि इसका जो एरिया है वो डेल ए बढ़ता है, पहले ए था प्लस अब हो गया डेल ए। तो अब देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे डेल एल किस किस बातों पे डिपेंड करता था ये देखा था, तो अब देख लेते हैं डेल ए किन किन बातों पे डिपेंड करता है। ये सिमिलर इसी टाइप का उसका अभी रिलेशन आएगा, उतना ज्यादा कोई चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो जो डेल ए है ये भी दो बातों पे डिपेंड करेगा। पहला, जो टेम्परेचर, हमने जो टेम्परेचर बढ़ाया है डेल टी, उस पे दूसरा ये डिपेंड करेगा हमने जो मटेरियल लिया है या हमने जो स्क्वायर लिया है उसके एरिया पे। दोनों को अगर मैं मिला के लिखूं तो क्या होगा, डेल ए बराबर प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया इंटू डेल टी के। अगर मैं ये प्रोपोर्शनल जो है उसको अगर हटा दूं तो डेल ए इक्वल टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, मैं उसको बीटा बोल देता हूँ, ए इंटू डेल टी। तो ये हमारा नया रिलेशन आ गया, ठीक। इस रिलेशन से हम बता सकते हैं कि डेल ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, या डेल ए में कैसे चेंज हो रहा है, या डेल ए जो आया, जो एरिया में जो एक्सपेंशन हुआ उसके लिए ये जो है रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बीटा आया है, ठीक है, इस बीटा को क्या बोलते हैं, इस बीटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसको भी समझ लेते हैं कि ये बीटा है तो है क्या, ठीक है। तो मैं उस वाले केस में, जैसे लीनियर एक्सपेंशन के केस में मैंने क्या किया था,
कि एल और डेल टी को 1 ले लिया था, यहाँ पे भी वैसे करते हैं, ठीक है। अगर देखिए कि क्या करें कि ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर है, समझिए कि कोई स्क्वायर है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, और उसके टेम्परेचर में हम 1 केल्विन बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे बीटा इक्वल टू डेल ए हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा क्या है कि अगर कोई स्क्वायर है या कोई भी 2D ऑब्जेक्ट है, उसके एरिया में अगर उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और उसके टेम्परेचर को हम 1 केल्विन बढ़ा दें, तो उसके एरिया में जितना एक्सपेंशन होगा वही बीटा है, ठीक है। तो बीटा क्या है, बीटा उसके एरिया में कितना एक्सपेंशन हो रहा है वही बीटा है, डेल ए ही बीटा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एरियल एक्सपेंशन, ठीक, ये लिख लीजिए। और जो हमने जो पहले अल्फा देखा था, ठीक है, और यहाँ पे जो बीटा देखे उनमें उसमें एक रिलेशन होता है, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, ठीक है, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है,
तो समझिए कि मेरे पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, एक क्यूब ले लेता हूँ। ठीक, चलिए मैंने एक क्यूब ले लिया। अब अगर इस क्यूब का वॉल्यूम जो है V है, ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है वो है T, तो अगर मैं इसके टेम्परेचर को अगर बढ़ा दूं, चलिए मैं इसके टेम्परेचर में डेल टी का चेंज ला देता हूं, तो कितना हो जाएगा इसका टेम्परेचर, T प्लस डेल टी। अब मैंने इसका टेम्परेचर अगर बढ़ाया है तो होगा क्या, इसमें एक्सपेंशन होगी, ठीक है, जो इसका वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा। V से डेल V बोल देता हूं कि कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ, डेल V बोल दिया। चलिए ये हो गया क्यूब आपका, और इसके जो वॉल्यूम में जो चेंज हुआ वो हो गया V प्लस डेल V। तो अब इसका जो वॉल्यूम है V प्लस डेल V हो गया, इसके वॉल्यूम में डेल V का जो है चेंज आया। क्यों आया चेंज, क्योंकि हमने इसके टेम्परेचर को डेल टी बढ़ा दिया। पहले इसका वॉल्यूम कितना था, पहले इसका वॉल्यूम V था, तो ये जो डेल V आया है, तो अब हम देखेंगे कि वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। पूरा सब कुछ पहले जैसा ही है, अब देख लेते हैं इसको कि ये भी इन्हीं दो बातों पे डिपेंड करेगा। जैसा पहला वाला एरिया और टेम्परेचर जो हमने चेंज किया उस पर डिपेंड कर रहा था, ये भी उसी की तरह ये भी उन्हीं दो बातों पे डिपेंड करेगा। किन दो बातों पे, डेल V जो है प्रोपोर्शनल होगा, एक तो हमने जो टेम्परेचर बढ़ाया उस पे, दूसरा ये प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, कि अगर आपका क्यूब जितना बड़ा होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा उसमें एक्सपेंशन होगा उसके वॉल्यूम में। तो दोनों को अगर मैं मिला के लिख दूँ तो क्या होगा, इक्वल टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, चलो मैं उसको गामा बोल देता हूँ, तो V डेल टी। तो ये आपके डेल V के लिए जो रिलेशन है वो आ गया। अब फिर से ये जो गामा है इसको बोल दूंगा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये भी कोफिशिएंट है, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि ये गामा है तो है क्या, पहले जैसे ही अब भी करके देख लेंगे कि V अगर 1 मीटर क्यूब हो, यूनिट ले लिया, अब मैंने जो वॉल्यूम है उसको यूनिट ले लिया, और जो टेम्परेचर में जो चेंज है उसको भी मैं 1 केल्विन ले लूँ, 1 केल्विन ले लिया, तो हमें दिख जाएगा कि ये गामा है तो है क्या। तो जो गामा आएगा, तो ये जो गामा आ रहा है वो आ रहा है डेल V के बराबर, ठीक है। यानी कि अगर कोई हमारे पास यूनिट, अगर कोई क्यूब है उसका जो वॉल्यूम है वो यूनिट है और उसमें हम यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो जो गामा आएगा उसके वॉल्यूम में जितना चेंज हो रहा है वो गामा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका गामा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इसका भी जो रिलेशन है वो गामा इक्वल टू अल्फा के साथ जो रिलेशन है वो है गामा इक्वल टू 3 अल्फा, ठीक है। बीटा के साथ भी इसका रिलेशन बना सकते हैं, वो हम देखेंगे कुछ टाइम के बाद। पहले आप ये लिख लीजिए, फिर बीटा, अल्फा, बीटा और गामा तीनों में ही रिलेशन देख लेंगे। ये हो गया आपका गामा और अल्फा के बीच रिलेशन।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम गामा, बीटा और अल्फा तीनों के बीच रिलेशन देख लेते हैं कि रिलेशन क्या है। ठीक है, तो इन तीनों के बीच जो रिलेशन होता है वो है कुछ इस तरीके से 1:2:3। तो ये इनका रिलेशन है। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अल्फा डिवाइड बाई 1 इक्वल टू बीटा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू गामा डिवाइड बाई 3। तो ये इन तीनों के बीच रिलेशन हो गया। कोई भी अगर हम इन दोनों के बीच रिलेशन देखना चाहे तो हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम अल्फा और गामा के बीच रिलेशन देखना चाहे तो बीटा को हटा दीजिए और दोनों के बीच रिलेशन देख लीजिए। जैसे कि मैंने बोला था कि गामा और अल्फा में कितना रिलेशन होता है, तो गामा बराबर 3 अल्फा मैंने बोल रखा था, तो यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, बीटा बराबर मैंने बोला था, कितना बोला था, 2 अल्फा, तो बीटा बराबर हो जाएगा 2 अल्फा। ठीक है, वैसे ही हम बीटा और गामा में भी रिलेशन जो है देख सकते हैं। ठीक है, अब हाँ आप ये लिख लीजिए, फिर हम थर्मल एक्सपेंशन का जो एप्लीकेशन है वो देखेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। ठीक है, तो हम पहले बाई मेटालिक स्ट्रिप के बारे में देखेंगे। ठीक है, बाई मेटालिक चलिए मान लीजिए कि हमारे पास 2 रॉड है। ठीक है, पतले पतले रॉड है और दोनों ही अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। चलिए ये एक पहला रॉड हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरा रॉड ले लेता हूँ। ये दोनों रॉड आपस में चिपके हुए, बहुत ही अच्छे तरीके से चिपके हुए हैं। ये एक नीचे वाला, दोनों का ही जो लेंथ है अभी सेम है, लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं है। 2 पतले पतले रॉड है, दोनों आपस में चिपके हुए हैं। अब समझिए कि इनका जो टेम्परेचर है दोनों का ही वो T है, और अब मैं इनके अगर टेम्परेचर में बढ़ाऊं तो क्या होगा। अब ये दोनों अलग अलग मटेरियल है। ठीक है, चलिए मैं इसका पहले वाला जो ये ब्लैक कलर का जो रॉड दिख रहा है, इसका जो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है उसको मैं अल्फा 1 बोल देता हूँ, और दूसरा जो है रॉड जो रेड कलर का है उसका मैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 बोल देता हूँ। और अल्फा 1
बड़ा है अल्फा 2 से, तो क्या होगा? इसका मतलब क्या है? अल्फा 1 बड़ा है अल्फा 2 से, इसका मतलब ये है कि जो ब्लैक वाला रॉड है, अगर हम दोनों ही रॉड को एक जैसे टेम्परेचर के साथ गर्म करें तो जो ब्लैक वाला रॉड है वो ज़्यादा फैलना चाहे, जबकि रेड वाला जो रॉड है उसमें उतना एक्सपेंशन नहीं होगा, उतना फैलाव नहीं हुआ। तो ये तो दिक्कत हो गई, ये दोनों ही अच्छे तरीके से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो ये फैलना चाहेगा और ये उतना फैलना नहीं चाहेगा। तो होगा क्या कि ये इनमें जो ये तो फैलेगा ही फैलेगा, लेकिन ये उतना नहीं फैलेगा। इसके कारण इनके शेप में जो चेंज आ जाएगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ये जो है मुड़ जाएगा, जो दोनों के दोनों रॉड है वो मुड़ जाएंगे कुछ इस तरीके से। हुआ क्या? रेड वाला जो रॉड है उतना नहीं फैला, उतना इसमें एक्सपेंशन नहीं हुआ, लेकिन जो ब्लैक वाला जो रॉड है उसमें जो एक्सपेंशन है वो ज़्यादा हो गया। तो अगर हम टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं, दो रॉड है और दोनों का जो अल्फा है वो अलग अलग है, तो और दोनों ही रॉड जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा? तो होगा ये कि दोनों के दोनों रॉड कुछ इस तरीके से मुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला एप्लीकेशन। ठीक है, आगे के बारे में हम कल देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।